हेलो दोस्तों, तो कहानी में स्वागत है। चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरू करते हैं। अपना सपोर्ट बनाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। हमारे घर में 4 सदस्य थे, मैं, पापा, माँ और मेरी बुआ। मेरी बुआ हम सबके साथ ही रहा करती थी। मेरे दादा दादी के देहांत के बाद बुआ की सारी जिम्मेदारी पापा पर आ गई थी। बुआ और मेरी उम्र में सिर्फ 3 साल का अंतर था, इसलिए मेरी एक बड़ी बहन जैसी थी। हम दोनों ने काफ़ी अच्छा समय साथ में गुजारा था। हम दोनों में आपस में दोस्ताना व्यवहार था। जब बुआ की शादी की गई तब उस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। मैं बुआ से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं बुआ के साथ बहुत समय गुजारा था। मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार किया करती थी, इसलिए उनकी शादी की विदाई के वक्त मैं बहुत रोई थी। तब मेरे फूफा जी ने मेरे पास आकर मुझे समझाया था कि सोनिया, रोने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारा जब दिल करे तब तुम अपनी बुआ से मिलने आ जाया करना। मैंने कहा, फूफा जी, बुआ का ससुराल तो दूसरे शहर में है। तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। जब तुम्हारा दिल करे बता देना कि तुम हमारे घर पर आओगी, तो मैं तुम्हें अपना सारा शहर दिखाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। बुआ विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन मेरे मन में एक अरमान सा जाग उठा कि कब मैं बुआ के घर जाऊंगी और घूमूंगी फिरूंगी। धीरे धीरे शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं बुआ के घर नहीं जा पाई और बुआ ने भी अब तक 1 साल बाद घर पर चक्कर लगाया था। साथ में फूफा जी भी आए थे। इस 1 साल में अभी मैं एक बार भी बुआ के घर नहीं जा सकी थी। मेरे फूफा जी नेचर के बहुत अच्छे थे। जितने भी दिन वह हमारे घर पर रहे, मेरा उन्होंने बहुत ख्याल रखा। जब वह आए थे तो मेरे लिए बहुत से गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे फूफा जी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। बुआ हमारे साथ 15 दिन रहकर फिर से अपने ससुराल चली गई। मैं उस वक्त भी बहुत रोई थी। मन तो किया था कि मैं बुआ से कह दूं कि मुझे भी तुम्हारे घर चलना है, लेकिन मैं कह नहीं पाई। अभी 3 ही महीने गुजरे थे बुआ को गए। एक दिन बुआ का फ़ोन आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी माँ यह जानकर बहुत खुश हो गई और घर में सभी खुश हो गए, क्योंकि हमारे घर में बहुत सालों बाद कोई छोटा बच्चा आने वाला था। मेरी बुआ भी बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही साथ मैं परेशान भी थी। माँ से फ़ोन पर कहने लगी, भाभी, मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है और यहाँ शहर में मैं अकेली हूँ। काश मेरी सास जिंदा होती तो मेरा ख्याल रख पाती, और ऐसे में साथ में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बुआ मेरी ही तरह माँ की लाडली थी, क्योंकि उन्होंने एक बेटी की तरह ही पाला था। उनकी बात सुनकर माँ थोड़ी सी परेशान हो गई और बुआ से कहने लगी कि तुम हमारे घर आकर रह लो। तब बुआ ने कहा कि फूफा जी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और ऊपर से डॉक्टर ने भी लंबा सफ़र करने से मना किया है, और अगर किसी तरह ज़िद करके मैं आ भी जाऊं तो वहाँ मेरे पति और उनके पापा का ख्याल कौन रखेगा, उनका खाना कौन बनाएगा, क्योंकि कुछ दिनों की बात तो थी नहीं जो वे लोग अकेले रह पाते। पूरे 9 महीने की बात है। इसलिए माँ ने बुआ को कह दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा करती हूँ, सोनिया को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेगी और तुम्हें काफ़ी मदद भी मिल जाएगी। मम्मी की बात पर बुआ को थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन उन्होंने माँ से कहा कि तुम सोनिया को अकेले मत भेजना, मैं यहाँ से रवि को भेज दूँगी, तो रवि के साथ सोनिया को भेज देना। इतना सुनना था कि मैं तो खुशी से झूम उठी। मैं तो कब से इस मौके का इंतज़ार देख रही थी कि मुझे बुआ के घर जाने का मौका मिले। मैंने भगवान से कई बार प्रार्थना की कि किसी तरह मुझे बुआ के घर भेज दे, लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। मैं बहुत खुश हो गई और माँ के कहने पर मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अगले 3 दिन बाद फूफा जी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ बुआ के घर चली गई। बुआ के घर में सिर्फ फूफा जी और उनके पिताजी रहा करते थे, इसलिए मुझे रहने में बहुत आसानी होने वाली थी। मैं बुआ के घर पहुंची तो बुआ ने मेरी पसंद का सारा खाना बनाया हुआ था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। उस घर में 3 कमरे थे। एक कमरा बुआ फूफा जी का था, और एक कमरा उनके ससुर जी का था, और एक कमरा उन्होंने मेहमानों के लिए छोड़ रखा था। मैं उनके ससुर के कमरे में उन्हें नमस्ते करने गई तो उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई बीमार इंसान है। मेरे नमस्ते का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा अजीब सा ही व्यवहार मेरे साथ किया। न जाने वह कुछ बड़बड़ा रहे थे जो मेरी समझ से बाहर था। बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले आई और कहने लगी कि वह बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए उनका व्यवहार कुछ ऐसा है। तुम्हें आगे से उस कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह हमेशा इस तरह की उल्टी सीधी बातें किया करते हैं। बीमारी की वजह से ही वह शादी में भी नहीं आए थे।
मेरी फूफा जी का रिश्ता भी उनके किसी दोस्त ने ही पापा को बताया था। बुआ ने मुझे वह अपने सामने वाला खाली कमरा दे दिया। मैं बुआ जी के ससुर जी से पहली बार मिली थी, इसलिए मुझे उनका नेचर बहुत अजीब सा लगा। शायद मुझे उनसे डर लगने लगा था, इसलिए मुझे आए हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक उनके कमरे में दोबारा नहीं गई थी। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। बुआ जी बीमार रहती थी तो हमेशा ही वह बिस्तर पर बैठी रहती। अब सारा घर मैंने अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किचन में अपना काम ख़त्म करके किचन को साफ करके सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। गर्मी बहुत थी, मैं पसीने से तरबतर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश हो जाऊं। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। तभी अचानक न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ जैसे वॉशरूम में मुझे कोई देख रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद बुआ होगी, लेकिन फिर मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे एक साया सा नज़र आया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर भागती निकल आई और सीधा बुआ के कमरे की तरफ चली गई। बुआ का कमरा खुला था। फूफा जी और बुआ एक साथ लेटे हुए थे। पहले तो उन्हें देखते ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। इतने में फूफा जी भी एकदम से उठकर बैठ गए और कहने लगे, सोनिया, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मुझे अजीब सा लगा, इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि मैं बुआ से पूछने आई थी कि आप दूध लेंगी क्या नहीं, और इतना कहकर मैं वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी। जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा तो बाहर लॉन से उनके ससुर जी कमरे की तरफ आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। वे थोड़ा पास आए और कहने लगे, तुम बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरत हो, इसलिए अपना ख्याल रखा करो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। उनका यह कहना था कि मुझे उन पर गुस्सा सा आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गई। न जाने वह मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। मैं थोड़ा सा घबराई और अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बस मैं यही सोचती रही कि आखिर बुआ के ससुर जी बाहर क्या कर रहे थे, जबकि बुआ जी ने तो बताया था कि वे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो फिर वे बाहर क्या कर रहे थे। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि आखिर रोशनदान से मुझे कौन देख रहा था। कहीं वह बुआ के ससुर तो नहीं थे। मेरा वहम था या सब कुछ हकीकत थी। बस इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते मेरी पूरी रात बेचैनी से गुजरी। सुबह जब मैं उठी तो फूफा जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने उन्हें नाश्ता बनाकर दिया और जाते वक्त वह कहने लगे कि सोनिया, तुम आज शाम को तैयार हो जाना। जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो हम दोनों कुछ शॉपिंग के लिए चलेंगे। तुम्हें कुछ शॉपिंग करानी है। और जाते जाते उन्होंने मेरे गालों को खींचते हुए ये सब कहा था। मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा था, लेकिन पीछे बुआ जी भी खड़ी थी। उनके जाने के बाद बुआ जी कहने लगी कि तुम्हारे फूफा जी तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं, इसलिए अब मैं बीमार हूँ तो तुम अपने फूफा जी का पूरा ख्याल रखा करो। वह आते टाइम बहुत थक जाते हैं तो वह तो कोई काम कर नहीं सकते, तो तुम अपने फूफा जी का पूरा ख्याल रखना। शाम को फूफा जी ऑफिस से घर आए तो मैं तैयार खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे शॉपिंग कराने बाज़ार लेकर गए। उन्होंने बुआ से ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग करवाई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह खुशी चंद दिनों की मेहमान है। एक दिन रात को अचानक से लाइट चली गई। मैं अपने कमरे में थी। अचानक लाइट जाने से मैं घबरा गई। तभी मुझे पीछे से ज़ोरदार धक्का सा लगा और फिर अचानक से कोई पीछे से हट गया। मैं बहुत घबरा गई। मैं दीवारों को पकड़कर अपनी बुआ के कमरे तक पहुंची। बुआ कहने लगी कि सोनिया, तुम घबराओ मत, तुम्हारे फूफा जी लाइट देखने गए हैं। ये अक्सर लाइट इस तरह से चली ही जाती है। बुआ जी ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर दी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी और बुआ के पास बैठकर रोने लगी। बुआ मुझे समझाने लगी, अरे तुम तो बड़ी पागल हो, बच्ची बन रही हो, ज़रा सी लाइट क्या चली गई, तुम तो घबरा ही गई। तो मैंने कहा, नहीं बुआ जी, बात वो नहीं है। मैं घबरा इसलिए रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई था। इस बात पर बुआ ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी, तेरे फूफा जी तो मेरे साथ थे और मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो भला तेरे कमरे में कौन होगा। थोड़ा अंधेरा हुआ था इसलिए तुम घबरा कर डर गई हो और कुछ नहीं। लेकिन अब मैं बुआ को क्या बताती, मैं कैसे यकीन दिलाती कि सब मेरे सच में मेरे कमरे में कोई था। लेकिन वह कौन हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर था। फूफा जी बुआ के कमरे में थे तो मेरे कमरे में कौन था। पहले वो रोशनदान में किसी का साया और अब कमरे में किसी के होने का महसूस होना
अब मुझे सब चीज़ें डरा रही थी। मेरे मन में रह रहकर उनके ससुर का ही ख्याल आ रहा था। इतनी देर में फूफा जी भी लाइट ठीक कर करके आ गए और बुआ से कहने लगे, देखा, मैंने कहा था ना कि लाइट चली जाएगी तो सोनिया घबरा जाएगी, तुम उसके पास चली जाओ। तब बुआ कहने लगी, मैं कैसे जाती, अंधेरा था, अगर मैं गिर जाती तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। मुझे क्या पता था कि ज़रा सी लाइट से इतना घबरा जाएगी। मैंने बुआ फूफा जी से कहा कि आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन मैं जाकर फिर से सो जाऊंगी, क्योंकि बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उन्हें यह सब कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि अपनी बुआ को कोई परेशानी मत होने देना, ना ही उन्हें कोई टेंशन देना। तो बस यही बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं इतना कहकर अपने कमरे में चली आई और अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। अब तो मुझे बस यही लग रहा था कि किसी न किसी तरह बहाना करके मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि कोई ना कोई इस घर में ऐसा है जो मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सोचते सोचते जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। अगले दिन ना जाने फूफा जी क्यों दोपहर को घर वापस आ गए। उस टाइम बुआ जी अपने कमरे में दवाई लेकर सोई हुई थी और मैं किचन में लंच की तैयारी कर रही थी। फूफा जी कब किचन में आए मुझे पता ही नहीं चला और आते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इस व्यवहार से अचानक से मैं चौंक गई और अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैं इतनी डर गई कि मेरी आवाज़ भी मेरे गले से नहीं निकल पा रही थी। मैं इतनी कोशिश कर रही थी उनसे छूटने की, उतनी ही वह मुझे कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर कहने लगे, सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती से नज़र ही नहीं हटती। मैंने किसी तरह अपने आप को फूफा जी से छुड़ाया और बाहर की तरफ भागने लगी। तभी फूफा जी फिर से कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। इतना सुनना था कि मैं रोने लगी और फूफा जी की तरफ देखने लगी। मेरी सांसें थम चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने रोते रोते कहा कि फूफा जी, आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। तो कहने लगे, सोनिया, मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती को पाना चाहता हूँ। और इतनी देर में वे मेरे करीब आने लगे। मैं एकदम से हिम्मत करके डर के मारे भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और अपने कमरे को लॉक कर लिया। मैंने आज तक फूफा जी का ऐसा रूप नहीं देखा था। मैंने तो उन्हें अपने दिल से अपना सगा भाई माना था, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। न जाने कब और कैसे उनकी नज़र मुझ पर गंदी हुई थी, मैं समझ ही नहीं पाई। फूफा जी थोड़ी देर के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए कुछ देर बाद वह चले गए। मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। शाम को बुआ जी जब उठी तो मेरे कमरे में आई। उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सो चुकी थी। मेरी बुआ मुझे देखते ही हैरान हो गई और कहने लगी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो। मुझ में बुआ जी को सच बताने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वे बीमार थी और माँ ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना। इसलिए मैंने उनसे सच छुपाया और बहाना मारते हुए कहा कि बस मुझे मम्मी और पापा की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी बुआ ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, पगली, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, शाम को तेरे फूफा जी आएंगे तो मैं तुझे कल तेरे घर छुड़वा दूँगी। फूफा जी के साथ इस लंबे सफ़र पर जाना, यह सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने तुरंत ही बुआ की बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, आप फूफा जी को परेशान मत करो, पापा जी को बुला लो, पापा के साथ मैं चली जाऊंगी। वह कहने लगी, अच्छी बात है, मैं भैया को बुला देती हूँ, इस बहाने मैं भी भैया से मिल लूँगी। मैं यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई और फिर अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी मुझे आए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि एक ज़ोरदार चीख उनके कमरे से आई। मैं तुरंत भागकर उनके कमरे की तरफ आई। देखा, बुआ बेड से नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने जाकर उन्हें फ़ौरन उठाया और बेड पर लिटा दिया और फिर काफ़ी देर तक उनके पास ही बैठी रही। बुआ की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैंने बुआ जी से कहा कि बुआ जी, चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। लेकिन बुआ जी ने मना कर दिया और कहने लगी, सोनिया, तुम मुझे छोड़कर बिल्कुल भी वापस मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। आज तुमने मुझे उठा लिया, अगर तुम ना होती तो मैं और आज मेरा बच्चा मर जाते। बुआ की बात सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गई और मैंने अपना मन मारते हुए बहुत ही मुश्किल से यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। बुआ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम मेरी अच्छी बहन और एक अच्छी दोस्त साबित हुई।
शाम को फूफा जी जब ऑफिस से आए, बुआ जी ने फूफा जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। यह खबर सुनकर भी वह परेशान हो गए और मुझे कहने लगे, जाओ सोनिया, अपनी बुआ जी के लिए एक केसर वाला दूध बना कर लाओ। मैं दूध बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से फूफा जी किचन में आ गए और मेरे साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगे और ऐसा करने लगे जो किसी भी लड़की के लिए शर्मनाक होता है। मैंने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया और कहा, आपको शर्म नहीं आती फूफा जी? आप इस तरह की हरकत मेरे साथ कर रहे हैं और उधर आपकी बीवी की हालत इतनी ख़राब है। आप किस किस्म के इंसान हैं? लेकिन उन पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। वह तो मेरे साथ वह सब करना चाहते थे और उन्होंने पूरी तरह से मुझे दबोच लिया और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। मैं चीखने चिल्लाने लगी। इतने में बुआ जी उठकर किचन में आ गई। बुआ जी को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। मैं यह भी भूल गई कि मेरी बुआ जी की तबीयत खराब है और मैंने रोते रोते फूफा जी की सारी सच्चाई बुआ जी को बता दी। बुआ जी ने एक नज़र मुझ पर और एक नज़र फूफा जी पर डाली और कहने लगी, तुम कैसे मर्द हो? तुमसे एक 18 साल की लड़की काबू में नहीं आ रही। पिछले हफ्ते भी इसने तुम्हें कैसे नचाया था और अब तक भी तुम इस पर काबू नहीं कर पाए। बुआ की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैं उन्हें फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ जी आप क्या कह रही हैं? वह एक अजीब सी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखने लगी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी और कहने लगी, देखो सोनिया, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं अपने पति की सच्चाई जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह जैसा कह रहे हैं तुम वैसा करो। मैं बुआ जी की बातें सुनकर हैरान थी। मैं कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रही हो बुआ जी? मैं तुम्हारी भतीजी हूँ और तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे पति की गंदी नज़र मुझ पर है और वे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं और फिर भी तुम उनका साथ दे रही हो। तुम कैसे एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो जो तुम्हारी प्रेगनेंसी का ख्याल ना करते हुए भी तुम्हारी भतीजी पर एक गंदी नज़र डाल रहा है? वह आपको सारी उम्र क्या सुख देगा और क्या अपने बच्चों का ख्याल रख पाएगा? इतने में बुआ जी कहने लगी कि जो तुम्हारे फूफा जी कह रहे हैं तुम उसके लिए मान जाओ। अगर तुम ये सब उनके साथ नहीं करोगी तो वह कभी भी बाप नहीं बन सकेंगे। मैं बुआ की बातें सुनकर हैरान थी। मैंने बुआ जी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और फूफा जी बाप बनने वाले हैं। तो बुआ जी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे फूफा जी बाप बनने वाले हैं और इतना पता चलने के बाद ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं और तेरे फूफा जी तुमसे एक बेटा चाहते हैं जो मेरे पति का हो। मेरे पति किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते, उन्हें अपने खुद का बच्चा चाहिए और मुझे इससे आसान रास्ता कोई और नज़र नहीं आया। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और दूसरी औरत को लाकर अपनी सौतन बनाऊं, इसलिए मैंने तुम्हारी कुर्बानी देने का सोचा। और वैसे भी तुम मेरी सगी भतीजी नहीं हो। बस हम जो चाहते हैं वह तुम कर दो। तुम हमें एक बच्चा पैदा करके दे दो। मैं तुम्हारे फूफा जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों को एक बच्चा दे दो। मैं तो अपने फूफा जी की को मैं तो अपने फूफा जी को दोषी मान रही थी। यहाँ तो मेरी अपनी बुआ ही दुश्मन थी। उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। मैं रोते हुए बुआ जी से कहने लगी, बुआ जी आप मुझे छोड़ दो और मुझे मेरे घर वापस जाने दो। लेकिन बुआ जी ने मेरी एक बात नहीं मानी और रात को मुझे अपने पति के कमरे में ज़बरदस्ती भेजने लगी और मुझे धमकी दी कि अगर तुमने अपने फूफा जी की बात नहीं मानी तो फूफा जी तुम्हारे साथ यह सब ज़बरदस्ती करेंगे और इसका इल्ज़ाम तुम्हारे किसी छोटे आशिक पर लगाकर तुम्हें बदनाम कर देंगे और उसकी सफाई में ज़िंदगी भर तुम अपनी माँ पापा को नहीं दे पाओगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बुआ, मेरी दोस्त, मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बुआ मेरी सगी बुआ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे गोद लिया था, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप और अपने बुआ को सगा ही माना था। बुआ जी मुझे ज़ोर से खींचते हुए फूफा जी के कमरे में धकेलने लगी। मैं शोर कर रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में बुआ जी के ससुर जी अपने कमरे से निकल कर आ गए और उन्होंने सब कुछ देख लिया और उन्होंने मुझे बचा लिया। बुआ जी के ससुर ने बुआ को और फूफा जी को बहुत ही खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।
फूफा जी अपने बाप की भी नहीं सुन रहे थे। वह उन पर भी गुस्सा करने लगे और लड़ाई झगड़ा करने लगे। लेकिन मेरी बुआ जी के ससुर ने मेरे लिए वहीं डटे रहे और मुझे वहाँ से छुड़ा कर अपने कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी खातिर अपने बेटे से भी बहुत लड़ाई झगड़ा किया। मुझे कहने लगे कि मुझे पहले ही दिन से तुम्हारी बुआ और अपने बेटे पर शक था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बुआ के लिए तुमसे कुछ कहता तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती। अब जबकि तुम सब जगह जान चुकी हो कि यह दोनों इंसान नहीं हैवान है, शायद मेरे बेटे की परवरिश में मुझसे कुछ कमी रह गई थी जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। मैंने बुआ जी के ससुर के फ़ोन से ही अपने पापा को तुरंत फ़ोन मिला दिया और माँ पापा को सारी सच्चाई बता दी। अगले दिन पापा मुझे आकर अपने घर ले आए और उन्होंने इसी वजह से बुआ जी से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें भी इस बात का अफसोस था कि उन्होंने अपनी बहन की परवरिश करने में शायद कोई कमी कर दी। उन्होंने मेरी और बुआ जी की परवरिश एक जैसे की थी। उन्होंने कभी भी मुझ में और बुआ जी में कभी फ़र्क नहीं किया था। लेकिन आज बुआ जी ने उनकी परवरिश का यह सिला दिया था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि भगवान न जाने मेरी कौन सी अच्छाई का मुझे फल दिया जो समय पर बुआ जी के ससुर ने आकर मुझे बचा लिया। इस बात को अब काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक बात अब मुझे समझ आ गई थी कि मेरी माँ को मुझे अकेले मेरी बुआ के घर नहीं भेजना चाहिए था। यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। कभी भी किसी गैर मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मेरी बुआ ने जो किया वह बहुत ही बड़ा घिनौना काम था जो बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा होता है, इसलिए सोच समझकर कोई भी फैसला लें और अपनी इज्जत को बचा कर रखें। किसी भी रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने फ़ायदे के लिए वे रिश्तों को भी दांव पर लगा देते हैं। अपने स्वार्थ के आगे उन्हें सही गलत का कुछ महसूस नहीं होता। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसा हमारे समाज में बहुत से घरों में होता है जो कि पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाता। कुछ इज्जत के ठेकेदार उन सबको दबाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीख ली, यह भी ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा।